Hi students, in last lecture we studied about the faulty assumptions of kinetic theory of gases. So first we do the quick revision of that topic. तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि kinetic theory of gases की क्या रॉन्ग assumption थी. जैसे फर्स्ट हमने रॉन्ग assumption पढ़ी थी, कहता है kinetic theory क्या assume करके चलती है कि जो गैस के मॉलिक्यूल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं वो नेग्लिजिबल होती है एज कंपेरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के. कहता अगर उसकी ये वाली assumption सही होती, उस दौरान जब हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में ग्राफ को प्लॉट करते हैं रियल गैस एंड आइडियल गैस के लिए, तो दोनों की कर्व क्या होनी चाहिए थी, कोइंसाइड होनी चाहिए थी. जबकि कहता है दोनों की जो कर्व है वो कोइंसाइड नहीं होती है. कहता है ये वाली अजम्पशन सिर्फ कहाँ पे वैलिड होगी, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर ही क्या होती है, वैलिड होती है, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस करा था. नेक्स्ट हमने सेकंड रॉन्ग अजम्पशन पढ़ी थी किनेटिक थ्योरी की. दैट इज कहता है अकॉर्डिंग टू किनेटिक थ्योरी क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है गैस के मॉलिक्यूल के बीच में वो ऑलमोस्ट क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है. अगर कहता है उसकी ये वाली अजम्पशन सही होती, उस दौरान जो गैस के मॉलिक्यूल है वो कभी भी लिक्विफाई नहीं हो सकते. जबकि कहता है हमें पता है कि जो गैस है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है जब हम गैस को ठंडा करते हैं एंड कंप्रेस करते हैं. मोर ओवर कहता है जो लिक्विड बनता है वो लिक्विड डिफिकल्ट होता है कंप्रेस करने के लिए, उस लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. दैट मीन्स कहता है लिक्विड के बीच में क्या होती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन इतनी स्ट्रांग होती है कि उसके मॉलिक्यूल्स को फर्दर हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. तो कहता है यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि ये वाली जो तो अजम्पशन है किनेटिक थ्योरी की वो क्या है, रॉन्ग अजम्पशन है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था करेक्शन ऑफ डेविएशन, कि रियल गैसेस के लिए जो डेविएशन आती है उसमें कुछ करेक्शंस करनी पड़ेंगे, जिसको वंडरवॉल ने करा था. एज रिजल्ट उसको हम क्या बोलते हैं, वंडरवॉल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस बोलते हैं. कहता है रियल गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ नेसेसरी सूटेबल करेक्शंस है आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर करनी पड़ेंगी, तभी वो जाके इक्वेशन रियल गैसेस के ऊपर क्या होती है, एप्लीकेबल होती है. कहता है जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसको मॉडिफाई वंडरवॉल ने करा था, जिसके कारण इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, वंडरवॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं. जैसे फर्स्ट हमने पढ़ा था दैट इज करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम, के वॉल्यूम के बीच में क्या करेक्शन आती है. कहते हैं जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं मॉलिक्यूल्स वो निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं एज कंपेरिजन टू टोटल वॉल्यूम के. दिस मीन्स कहता है जो मॉलिक्यूल है वो फ्रीली मूव नहीं करते टोटल वॉल्यूम वी के अंदर, बट कहता है जो फ्री वॉल्यूम है उसकी वैल्यू लेस होती है एज कंपेरिजन टू ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम के. उस फ्री वॉल्यूम के अंदर ही जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. इन अदर वर्ड्स कहता है जो आइडियल वॉल्यूम होती है गैस की वो लेस होती है एज कंपैरिजन टू ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम के, जिसमें हमने पढ़ा था दैट इज कहता है जो वी करेक्टेड है वो किसके इक्वल आएगी, वी माइनस बी के इक्वल आती है 1 मोल के लिए. फॉर एन मोल्स ऑफ गैस के लिए कहता है जो करेक्शन टर्म है वो क्या हो जाती है, एन बी हो जाती है. उस दौरान जो वी करेक्टेड है किसके इक्वल आएगी, वी माइनस एन बी के इक्वल आती है. कहते हैं यहाँ पे जो बी है उसकी अमाउंट कॉन्स्टेंट होती है, वो क्या करती है, अलग अलग गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी कि उसकी वैल्यू कितनी होती है. नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज करेक्शन ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. आज हम दूसरी जो अजम्पशन है उसके बीच में क्या करेक्शन आएगी उसको पढ़ेंगे. तो कहता है जैसे हमने पहले पढ़ा है कि कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो एग्जिस्ट करती हैं रियल गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में. कहता है हम कंसिडर कर लें कि जो मॉलिक्यूल है गैस का वो कहाँ पे पड़ा है, कंटेनर के मिडल में पड़ा है. दैट मीन्स कहता है वो मॉलिक्यूल है उसको सभी तरफ से क्या लगेगी, बराबर की अट्रैक्शन लगती है उसके नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के कारण. जैसे हमें यहाँ पे फिगर नंबर 30 में शो हो रहा है. कहता है सपोज ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, कंटेनर के मिडल में पड़ा है, तो इसको जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स है वो सभी तरफ से क्या लगाएंगे, बराबर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे. एज अ रिजल्ट कहता है उसकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो न्यूट्रलाइज हो जाती हैं एक दूसरे के साथ एंड उसके ऊपर कोई भी रिजल्टेंट पुल है वो नहीं लगेगा. तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो क्या लगती है, जीरो लगती है. बिकॉज कहते हैं जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर सभी तरफ से बराबर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है. एज रिजल्ट वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो उसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स है वो नहीं लगती. ऑन दी अदर हैंड जब कहते हैं जो मॉलिक्यूल है वो अप्रोच करता है कंटेनर की वॉल को, मीन्स कहता है जो मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल की तरफ जाएगा उस दौरान वो क्या करता है, सिर्फ इनवर्ड पुल को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है. मीन्स कहता है बिकॉज कंटेनर की वॉल के पास तो कोई मॉलिक्यूल नहीं होता उसको अपनी तरफ को अट्रैक्ट करने के लिए, सिर्फ जो अंदर वाले मॉलिक्यूल है वही उसको क्या करते हैं, अपनी तरफ को अट्रैक्ट करते हैं. एज ए रिजल्ट कहता है जो मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेगा कंटेनर की वॉल के साथ वो क्या करता है, लेस फोर्स के साथ क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, जैसे उसको करनी चाहिए थी जब उसके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होती. जब कहता है अगर मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होती तो वो ज़्यादा फोर्स के साथ जाके टकराना चाहिए था, बट कहता है जो मॉलिक्यूल है वो कम फोर्स के साथ जाके टकराता है. बिकॉज कहता है जो अंदर वाले मॉलिक्यूल है वो उसको अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेंगे, एज एट वो लेस फोर्स के साथ जाके क्या करेगा, कंटेनर की वॉल के साथ टकराएगा.
देयरफॉर क्या था, जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है उसकी अमाउंट क्या होती है, लेस होती है एज कंपेरिजन टू आइडियल प्रेशर के। आइडियल प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होगी तो मॉलिक्यूल ज़्यादा टकराएगा तेज़ी के साथ जाके कंटेनर की वॉल के साथ। बट क्या था, होता क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होने के कारण जो मॉलिक्यूल है वो इतनी स्पीड के साथ जाके नहीं टकराता है। एज ए रिजल्ट क्या था, जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या होती है, लेस होती है एज कंपेरिजन टू आइडियल प्रेशर के। कॉन्सिक्वेंटली क्या था, कुछ करेक्शन टर्म हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी ऑब्जर्व्ड प्रेशर के अंदर, ताकि हम क्या कर सके, आइडियल प्रेशर को कैलकुलेट कर सके। दैट मीन्स क्या था, यहाँ पे जो करेक्टेड प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, पी करेक्टेड इज इक्वल टू पी प्लस पी डैश के क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे जो पी है वो किसको डिनोट करता है, ऑब्जर्व्ड प्रेशर को, कि एक्चुअली कितना प्रेशर आ रहा है। एंड पी डैश किसको डिनोट करता है, करेक्शन टर्म को डिनोट करता है। मीन्स क्या था, हमने क्या करना है, ऑब्जर्व्ड प्रेशर के अंदर जो करेक्शन टर्म है उसको ऐड करना है ताकि वो आइडियल प्रेशर के इक्वल हो जाए। उस दौरान कहता है जो वंडरवॉल है उसने क्या सजेस्ट करा कि जो करेक्शन टर्म है वो क्या आनी चाहिए, ए बाई वी स्केयर के इक्वल आनी चाहिए 1 मोल के लिए। ऐसे कहता है एन मोल्स के लिए जो करेक्शन टर्म है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, ए एन स्केयर डिवाइडेड बाई वी स्केयर के इक्वल आनी चाहिए। कहता है यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है कांस्टेंट ए की वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। दैट मीन्स यहाँ पे जो पी करेक्टेड है, प्रेशर में जो करेक्शन आई है आइडियल गैस के लिए, वो किसके इक्वल होगी, पी प्लस ए बाई वी स्केयर के इक्वल होगी 1 मोल के लिए। बिकॉज पी डैश की वैल्यू क्या है, ए बाई वी स्केयर है 1 मोल ऑफ गैस के लिए। ऐसे कहता है एन मोल्स के लिए जो पी करेक्टेड है किसके इक्वल आ जाएगी, पी प्लस ए एन स्केयर डिवाइडेड बाई वी स्केयर के इक्वल आ जाएगी। कहता अब हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटेड द करेक्टेड वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। जो हमने करेक्शन करी है वॉल्यूम एंड प्रेशर के अंदर, उन दोनों की वैल्यूज़ को हम पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, दैट इज़ आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। जैसे हमने प्रेशर के अंदर क्या करेक्शन करी है, दैट इज़ पी प्लस ए एन स्केयर बाई वी स्केयर आना चाहिए अकेले पी की जगह के ऊपर। ऐसे हमने वॉल्यूम में कल पढ़ा था कि वॉल्यूम में क्या करेक्शन आएगी, v माइनस एन बी, उसमें क्या आएगी, करेक्शन आएगी। वो किसके इक्वल होगा, एन आर टी के क्या होता है, इक्वल होता है फॉर एन मोल्स ऑफ गैस के लिए। तो क्या था, यहाँ से हमारे पास क्या होगी, P प्लस ए बाई वी स्केयर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी के इक्वल हो जाएगी 1 मोल ऑफ गैस के लिए। यहाँ पे हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर देंगे। कहता है इन इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, वंडरवॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी। कहता है हमारे पास ए एंड बी का क्या सिग्निफिकेंस होता है, ऑल्सो ए एंड बी की क्या यूनिट्स होती हैं। कहता है जो कॉन्स्टेंट ए एंड बी है उनको हम क्या बोल देते हैं, वंडरवॉल्स कॉन्स्टेंट बोल देते हैं। एंड उनकी जो वैल्यू है किसके ऊपर डिपेंड करती है, गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे वंडरवॉल कांस्टेंट ए के बारे में। कहते हैं जो कांस्टेंट ए है वो क्या मेजर करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेजर करता है कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। जितनी कहता है ए की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। एज एक्सपेक्टेड कहता है जो वैल्यू है ए की, गैस विद लोअर मॉलिकुलर वेट, जैसे हमारे पास लो मॉलिकुलर वेट वाली कौन सी गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस, ये हल्की गैसेस होती हैं, जिसके कारण इनके केस में ए की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। मीन्स कहता है इन गैसेस के बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होती है वो भी क्या होती है, लेस होती है। जबकि कहता है जो वैल्यू है ए की गैसेस के लिए जिनका क्या होता है, हायर मॉलिकुलर वेट होता है, उनके लिए ए की वैल्यू भी क्या आती है, हाई आती है। जैसे मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंडक्शन है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसके कारण इनके केस में ए की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतनी क्या होगी, उसमें टेंडेंसी होती है गैस में लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने की। देयरफॉर कहता है गैस इज हैविंग हायर वैल्यू ऑफ ए, गैस में जितनी ए की वैल्यू हाई है उतना आसानी से वो गैस क्या हो सकती है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है। सेकंड इज वंडरवॉल कांस्टेंट बी। क्या जो वंडरवॉल कांस्टेंट बी है वो हमें क्या चीज़ सिग्निफाई करता है, कहते हैं जो कांस्टेंट बी है वो किसके साथ रिलेट करता है, इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल के साथ रिलेट करता है। वो क्या चीज़ मेजर करता है, इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल को मेजर करता है कि गैस के मॉलिक्यूल का कितना साइज है, वो हमें कहाँ से पता चलेगा, बी कांस्टेंट की वैल्यू से पता चलेगा। कहते हैं यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो बी है वो इक्वल नहीं होता है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल के, बट वो क्या होता है, 4 टाइम होता है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिट्स कि जो वंडरवॉल कांस्टेंट है उसकी क्या यूनिट होती है। जैसे हमारे पास वंडरवॉल कांस्टेंट है ए, उसमें करेक्शन टर्म पी डैश किसके इक्वल आती है, ए एन स्केयर बाई वी स्केयर के इक्वल आती है। यहाँ पे हमने ए की यूनिट फाइंड आउट करनी है तो इस इक्वेशन को क्या कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। तो ए किसके इक्वल आ जाएगी, पी डैश इंटू वी स्केयर डिवाइडेड बाई एन स्केयर के इक्वल आ जाएगी। पी यहाँ पे प्रेशर को डिनोट करता है, वी वॉल्यूम को डिनोट करता है, एन यहाँ पे मोल्स को डिनोट करता है। देयरफॉर कहता है जो यूनिट्स होती हैं ए की वो क्या होंगी, एटमॉस्फेयर लीटर स्केयर पर मोल स्केयर के इक्वल
इक्वल आ जाएगी, या फिर बार डेसीमीटर पावर 6 पर मोल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। सिमिलरली कहता है जो v है वो किसके इक्वल होता है, v इज इक्वल टू एन बी के इक्वल होता है। कहता है जो करेक्शन टर्म है वॉल्यूम की करेक्शन किसके इक्वल थी, एन बी के इक्वल थी। तो यहाँ पे हमने b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो b किसके इक्वल आ जाएगी, v बाई एन के इक्वल आ जाएगी। v वॉल्यूम होती है, n यहाँ पे मोल्स को डिनोट करता है। देयरफॉर कहता है जो यूनिट्स है b की किसके इक्वल आएंगी, लीटर पर मोल के इक्वल आएगी या फिर डेसीमीटर क्यूब पर मोल के इक्वल आती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ वंडर वॉल्स इक्वेशन, कि जो वंडर वॉल इक्वेशन है वो कैसे अप्लाई होती है। जैसे हमने पढ़ा है कि जो वंडर वॉल इक्वेशन है वो क्या होगी, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी के इक्वल होती है 1 मोल ऑफ गैस के लिए। कहते हैं लो प्रेशर के ऊपर क्या होता है, जब हम प्रेशर को लो कर देंगे उस दौरान जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। देयरफॉर कहता है जो B की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, निगलेक्ट हो जाती है एज कंपेरिजन टू टोटल V के। तो उस दौरान हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी, बिकॉज B की वैल्यू यहाँ पे ऑलमोस्ट निगलेक्ट हो गई है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर टी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे इसको रीअरेंज करके इक्वेशन क्या हो जाएगी, पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए बाई वी के क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है। दोनों साइड के ऊपर हम क्या करेंगे, आर टी के साथ डिवीजन करेंगे, तो उस दौरान इक्वेशन क्या बनेगी, पी वी बाई आर टी इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन आर टी वी के इक्वल आ जाएगी। जैसे हमें पता है पी वी बाई आर टी क्या होता है, जेड होता है, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। कहता है लो प्रेशर के ऊपर जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 से लेस होती है, बिकॉज यहाँ पे 1 से क्या हो रही है, कुछ टर्म माइनस हो रही है। तो एज ए रिजल्ट कहता है लो प्रेशर के ऊपर जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड है उसकी वैल्यू 1 से लेस होगी एज प्रेशर इंक्रीजेज। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा वॉल्यूम डिक्रीज होती रहेगी। उस दौरान जो टर्म है ए बाई आर टी वी ये क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, एंड कॉन्सिक्वेंटली जो जेड है वो डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन पी। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। तो यहाँ से हम ये जो वंडर वॉल इक्वेशन है वो क्या हो जाती है, एप्लीकेबल हो जाती है रियल गैसेस के लिए। ऐसे कहता है हाई प्रेशर के ऊपर क्या होता है, जब प्रेशर को हम हाई करते हैं उस दौरान जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। उस दौरान जो बी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं एज कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम बी के। बट कहता है जो ए बाई वी स्क्वायर है उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं एज कंपैरिजन टू पी के। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी इंटू वी माइनस बी के इक्वल आ जाएगी, वो दूसरी साइड पे क्या आएगा, आर टी आ जाएगा। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी बी के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे भी हम दोनों साइड के ऊपर आर टी के साथ डिवीजन करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी वी डिवाइडेड बाई आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे भी पी वी बाई आर टी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में क्या हो रहा है, 1 में कोई टर्म ऐड हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे जो जेड की वैल्यू है वो क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। ऐसे कहता है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर के ऊपर अगर टेम्परेचर हाई हो उस दौरान वॉल्यूम लार्ज हो जाएगी। देयरफॉर कहता है जो बी है कांस्टेंट बी भी निगलेक्ट हो जाएगा, ए बी बाई वी स्क्वायर वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाएगी। उस दौरान जो इक्वेशन है रिड्यूस होकर क्या बन जाएगी, आइडियल गैस इक्वेशन बनने की, दैट इज पी वी इज इक्वल टू आर टी के क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है। दैट मीन्स कहता है जो वंडर वॉल्स इक्वेशन है वो हमें क्या बताती है कि वो रियल गैसेस क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। जैसे कहता है हमने पीछे देखा है कि जो बिहेवियर है हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस का वो अलग होता है, वो सिर्फ क्या करता है, पॉजिटिव डेविएशन को ही शो करता है। उस दौरान कहता है जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। वो कहता है किस वजह से होता है, बिकॉज कहता है जो ए कॉन्स्टेंट है हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस के लिए वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्मॉल वैल्यू होती है। वो हमें क्या इंडिकेट करती है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस के अंदर वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, वीक फोर्सेस होती है। देयरफॉर कहता है उस दौरान जो ए बाई वी स्क्वायर है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाती है सभी प्रेशर के ऊपर, जिसके कारण कहता है जो जेड की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 से ग्रेटर आती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन दी आइडियल गैस एंड रियल गैस, कि आइडियल गैस एंड रियल गैस के बीच में क्या अंतर है। जैसे कहता है जो आइडियल गैस है वो सभी गैस लॉस को फॉलो करती है सभी टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन के ऊपर, जबकि कहता है जो रियल गैस है वो गैस लॉ को तब फॉलो करेगी जब प्रेशर लो होगा एंड टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। सेकेंड डिफरेंस इज कहता है जो आइडियल गैस है उसमें क्या होता है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है मॉलिक्यूल गैस का वो नेग्लिजिबल होती है एज कंपेरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के, जबकि कहता है
रियल गैसेस के अंदर क्या होता है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं मॉलिक्यूल्स वो नेग्लिजिबल नहीं होती एज कंपेरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपेरेटिवली। थर्ड इज क्या था, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल के बीच में, गैस के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होती है, ना के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है। जबकि रियल गैसेस के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं सभी टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। लास्ट डिफरेंस क्या था, जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या होती है, PV इक्वल टू nRT होती है। जबकि रियल गैसेस के लिए हम वंडर वॉल इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज P + A n² डिवाइडेड बाई V² इंटू V - NB इज इक्वल टू nRT के क्या होती है, इक्वल होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।